यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो उसमें है लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। उसके बाद हो गया इधर कावेरी, इधर पेरियार नदी है, इधर शरावती नदी है, इधर मांडवी नदी है और इधर जुआरी नदी है। अगर हम इससे प्रश्न की बात करें तो इससे यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो नदियां अधिकतम क्या सभी नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरेबियन सी में गिरती हैं अरब सागर में वे नदियां अधिकतम एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, तापी जो ताप्ती नदी हम जिसे कहते हैं, और इधर शरावती नदी हो गया, मांडवी नदी हो गया, और उसके बाद फिर इधर पेरियार नदी हो गया। ये सब जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और उसके बाद फिर स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, उसके बाद कावेरी, ये सब जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आगे हम इन्हें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम इनकी बात करें जो लूनी नदी है यह 495 किलोमीटर लंबी है और यह अरावली रेंज से निकलती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पास से निकलती है और कच्छ के रण तक आते आते गायब हो जाती है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो भूभाग से निकलती है और भूभाग में ही समाहित हो जाती है। तो वह लूनी नदी है जो अरावली रेंज से निकलती है और कच्छ के रण तक आते आते समाप्त हो जाती है। उसके बाद साबरमती नदी है जो 371 किलोमीटर है। उसके बाद नर्मदा नदी जिसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। अगर तापी नदी की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है, और माही नदी की लंबाई की बात करें तो 583 किलोमीटर है। यह भी जो साबरमती नदी है यह धेवर झील से निकलती है, यह भी अरावली रेंज से ही निकलती है। और उसके बाद जो माही नदी है उसकी एक ये विशेषता है कि यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है। यह विश्व में एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आगे अगर बात करें तो मांडवी नदी की जो लंबाई है वह 81 किलोमीटर है। जुआरी नदी की जो लंबाई है 34 किलोमीटर है। शरावती नदी की लंबाई की बात करें तो 128 किलोमीटर, और पेरियार नदी की लंबाई की बात करें तो 244 किलोमीटर है। अगर इससे पहले के वीडियो को हम देखें तो इससे पहले के वीडियो में हम जो सिंधु नदी तंत्र है उसे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसे, और गंगा नदी तंत्र जो है उसे कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में जो है हम लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, और उसके बाद फिर इधर जो है मांडवी नदी, जुआरी नदी और शरावती नदी, उसके बाद पेरियार नदी, इन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। और ध्यान से देखा जाए तो ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। जो साबरमती, माही नदी, नर्मदा, तापी और उसके बाद मांडवी, जुआरी और शरावती और पेरियार है ये अरबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और अगर हम इधर बात करें स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, उसके बाद फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, उसके बाद फिर पलार और पैनियार, उसके बाद फिर हो गया कावेरी, ये जो नदियां हैं। और इधर एक नदी है वेंगई। तो वेंगई जो नदी है, वेंगई जिसे कहते हैं, ये जो नदियां हैं ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगर हम इनके प्रवाह की बात करें तो अधिकतम नदियों का जो प्रवाह है वह पूर्व की ओर है, और बहुत कम नदियां हैं जिनका प्रवाह जो है जो भ्रंथ घाटी से होकर बहती हैं, जो वो अरावली, सतपुड़ा, ये जो क्षेत्र है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये सब क्षेत्रों से जो निकलती हैं वही नदियाँ जो हैं अरेबियन सी में गिरती हैं। और अगर देखा जाए तो इधर से जो है ढलान ज़्यादा है, तो इधर जो है मांडवी, जुआरी जो इस साइड से निकलती हैं ये इधर गिरती हैं। बाकी नदी का प्रवाह जो रहता है वह पूर्व के डायरेक्शन में रहता है। और ये नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो हम बता चुके हैं आपको कि वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली अधिकतम नदियाँ जो हैं वो जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें और तापी नदी की बात करें तो विंध्य श्रेणी पर्वत जो है वो
और उसके बाद फिर जो सतपुड़ा श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ जो हैं उनके बीच से जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में नंदा नदी का प्रवाह होता है, यह भ्रंश घाटी से प्रवाह होती है। और उसके बाद फिर तापी नदी जो है वह सतपुड़ा रेंज से और महादेव की पहाड़ियों के बीच से प्रभावित होती है। और इधर जो है कोंकण रेंज है और इसकी ऊंचाई काफ़ी है। इस सिरे से जो नदियाँ निकलती हैं या पूर्व की ओर जाती हैं और इस सिरे से जो नदियाँ निकलती हैं ये पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। और इधर से जो नदियाँ निकलती हैं ये नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर हम विस्तार में चर्चा करें तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर का पठार है और इसकी लंबाई जो है कुल लंबाई वो 474 किलोमीटर है। और ये आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम अगर बात करें ब्राह्मणी नदी की तो ब्राह्मणी नदी जो है वह दक्षिणी कोयल और शंख नदी के मिलान से बनती है और आगे चलकर यह जो है ये बे ऑफ बंगाल में अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 799 किलोमीटर है। आगे हम महानदी की बात करेंगे। जो महानदी है उसकी लंबाई जो है वो 900 किलोमीटर है। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए इसका प्रवाह क्षेत्र तो यह सिहबा रायपुर उद्गम स्थल है। इसका रायपुर जो छत्तीसगढ़ का है इलाका उस वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों को हम देखें तो हसदेव और ईब, मंद नदी, जोंक नदी, उसके बाद ओंग नदी, शिवनाथ नदी और तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। और यह आगे चलकर चिल्का लेक के पास में अरेबियन जो बे ऑफ बंगाल है उसमें गिर जाती है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है वह त्रयंबक की पहाड़ी से जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, ब्रह्मगिरी हिल्स का रेंज है वहाँ से निकलती है और उसके बाद फिर आगे बढ़कर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी है। और उसके बाद फिर ये दक्षिण भारत की अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो गोदावरी जो है नासिक के पास से निकलती है और ब्रह्मगिरी हिल जो ब्रह्मगिरी हिल रेंज है वहाँ से त्रंबक की पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है। तो गोदावरी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ है मंजीरा, उसके बाद इधर हो गया पेनगंगा, इधर हो गया वर्धा, इधर हो गया बेनगंगा, उसके बाद हो गया प्राणहिता, उसके बाद हो गया इंद्रावती नदी और उसके बाद लास्ट जो है वह सबरी नदी है जो आगे मिल जाती है। और उसके बाद फिर यह राजमुंदरी में दो भागों में बट जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये जो है आगे हम इसकी चर्चा करेंगे किन किन क्षेत्रों से प्रवाह होता है इनका। अब हम बात करें कृष्णा नदी की तो यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। अब कृष्णा नदी तंत्र जो है यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें भीमा, तुंगभद्रा जो तुंग और भद्रा दो नदियों के संगम से मिलकर बना है। और आगे चलकर हैदराबाद के पास से इसमें मूसी नदी मिल जाती है और विजयवाड़ा से होते हुए कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसके हम अगर कृष्णा नदी के जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करें जो ट्रिब्यूटरी हैं तो भीमा रिवर हो गया, कोयना रिवर हो गया, इधर से तुंगभद्रा हो गया, ये तुंग और भद्रा रिवर के संगम से मिल के बना है। उसके बाद फिर ये हैदराबाद के पास से मूसी नदी मिल गया, उसके आगे विजयनगर से विजयवाड़ा से आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और हम बताएं आपको कि ये डेल्टा का निर्माण। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड मैप में बात करें तो भीमा रिवर, उसके बाद तुंगभद्रा रिवर, इधर से कृष्णा रिवर महाबलेश्वर की पहाड़ी जाती है, आगे मिल चलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हम बात करें कावेरी नदी की तो कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। यह ब्रह्मगिरी श्रृंखला से उद्गम इसका होता है, जो ताल कावेरी नामक स्थान है वहाँ से उद्गम होता है और यहाँ से निकलकर यह बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। उसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यह अर्कावती, शिमसा, इधर से यागची, उसके बाद फिर यहाँ लक्ष्मी तीरा, इसको छोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा स्वर्णावती और इधर हो जाएगा भवानी, उसके बाद हो जाएगा नोयल, इधर अमरावती, इधर नंदा जी, ये सब नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं।
अगर इस मैप में बात करें तो अर्कावती, शिमसा, हेमवती, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, यह सब नदियाँ मिलकर आपस में कावेरी नदी का निर्माण करती हैं और यहाँ ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अगर हम बात करें पेन्नार नदी की और पलार नदी की, तो पेन्नार नदी की लंबाई जो है 597 किलोमीटर है और यह नंदी दुर्ग से निकलती है, और पलार नदी जो है वह भी 348 किलोमीटर लंबी है और यह भी नंदी दुर्ग से निकलती है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वेगई नदी की, तो इसकी कुल लंबाई 258 किलोमीटर है और यह तमिलनाडु में जो है बे ऑफ बंगाल में मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। अगर आगे हम बात करें जो हमारी नर्मदा रिवर सिस्टम है उसके बारे में, तो यह अमरकंटक से निकलकर जबलपुर से होते हुए, भेड़ाघाट से होते हुए, ओंकारेश्वर से होते हुए, ये महेश्वर से होते हुए यह जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और यह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एस्चुरी यही बनाती है, इसे दबंग नदी भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत तेज़ी से जो विंध्यान पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है उसके बीच से गुजरती है। इधर विंध्यान पर्वत, इधर सतपुड़ा पर्वत, दोनों के बीच से गुजरती है और भ्रंश का निर्माण करते हुए आगे अरेबियन सी में, अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश में हुआ है और यह जाके गुजरात में जो है बे ऑफ अरेबियन सी में गिर जाती है। इस पर कई परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, यह खंडवा ज़िले में पुनासा के पास है और इसका जो कैपेसिटी है 1000 मेगावाट है। उसके बाद देखा जाए तो बरगी बांध बना है जबलपुर के निकट में, उसका ओमकारेश्वर परियोजना चल रहा है, यह भी खंडवा ज़िले में मंदाता गांव में है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 520 मेगावाट है। यह उसके बाद फिर अगर आगे देखा जाए तो विकास का बोझ इस पर काफ़ी है। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं जिसे आप आसानी से इसमें देख सकते हैं इस मैप में। और ये भरूच हो गया गुजरात का, उसके बाद गढ़ेश्वर हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया होशंगाबाद, फटनी और भेड़ाघाट, जबलपुर, इधर हो गया मंडला, बसनिया, ये हो गया अमरकंटक जहाँ से ये नदी उद्गमित होती है। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो इससे 12.1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र होता है और सिंचाई का उपयोग जो है इतना होता है और घरेलू उपयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर नदी के जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश 86.8618 जो है % भाग कवर करता है, गुजरात जो है 11.6% भाग कवर करता है, महाराष्ट्र जो है 1.5 और छत्तीसगढ़ जो है वो 0.72% एरिया कवर करता है। अगर हम तापी नदी की बात करें तो यह सोनगढ़ से निकलता है और आगे आके सूरत के पास जो है हजीरा, वहाँ अरेबियन सी में गिर जाता है और एस्चुरी का निर्माण करता है। आगे हम आसानी से इसे देख सकते हैं। अगर हम सभी नदियों को देखें मैप कि किन किन स्टेट से इनका प्रवाह होता है तो ये हो गया राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। राजस्थान में जो है लूनी नदी निकलती है, यहाँ कच्छ के रण में यहाँ पे समाहित हो जाती है। उसके बाद फिर राजस्थान में ये अरावली रेंज है पूरा, अरावली रेंज से ही, अरावली रेंज के पास से ही ये साबरमती नदी भी निकलती है। ये साबरमती नदी हो गई, ये लूनी नदी हो गई। तो साबरमती नदी जो है यहाँ आके खंभात के खाड़ी में गिर जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इधर माही नदी हो गई जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी जो है यहीं से निकलती है और इधर आके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एकमात्र नदी है जो, चाहे विश्व में बात किया जाए चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में। इधर नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और ये जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इसे देखा जाए तो तापी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और बहते हुए गुजरात में इधर मिल जाती है। अगर हम बात करें इधर तो ये हो गया मांडवी नदी, ये हो गया जुआरी नदी जो कि दोनों गोवा में नदियाँ हैं। और उसके बाद फिर अगर इसका बात करें तो शरावती नदी हो गई जो कि कर्नाटक की नदी है। और अगर इसकी बात करें तो केरल में जो है पेरियार नदी है। आगे इसकी बात करें तो यह जो है आपकी स्वर्ण रेखा हो गई, ये हो गया ब्राह्मणी नदी, ये हो गया महानदी। और उसके बाद ये अगर इसकी बात करें तो गोदावरी नदी हो गई। और अगली जो बात करें तो ये हो गया कृष्णा नदी। और उसके बाद फिर ये हो गई कावेरी, ये हो गई वेगई। इधर हो गया आपका जो है पिन्नार और पालार, यही सब नदियाँ हैं जिसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस मैप को देखें तो आप स्टेट वाइज भी इनका प्रवाह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किस स्टेट में किस नदी की प्रवाह है। जैसे अगर नर्मदा की बात की जाए तो जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से बहती है। उसके बाद अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो यह जो है ऊपर छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड से होते हुए इधर से
आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद फिर अगर हम उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो यह भी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ में जो महानदी निकलती है और यह उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से जो है ये हमारी निकलती है गोदावरी नदी, उसके महाराष्ट्र से ही निकलती है हमारी जो है कृष्णा नदी। आगे जो है अगर हम देखा जाए कर्नाटक से जो निकलती है कावेरी नदी निकलती है। ऐसे ही नदियों का प्रवाह है। अगर हम ढलान की बात करें तो जो पूर्व दिशा है वो उसकी ढलान ज़्यादा है और पश्चिम दिशा जो है उसकी ढलान कम है, थोड़ा सा कम है। इसीलिए सभी नदियाँ इसी दिशा में प्रवाहित होती है। इधर जो है एक कोंकण और कन्नड़ तट है, इसलिए इधर की नदियाँ इधर प्रवाहित होती है और इधर की नदियाँ इधर प्रवाहित होती है।